ये 23 वर्ष हम पूरे करने जा रहे हैं और 23 वर्षों में हमने टीवी जगत के नियमों के विपरीत एक ऐसा दर्शक वर्ग बनाया है, क्योंकि टीवी में ऐसा कहते हैं कि 2 से 2.5 मिनट के बाद टीवी पर लगातार एक व्यक्ति को दर्शक नहीं देखता है। उसके हाथ में रिमोट होता है। पहले जिसको टैम कहते थे, टीआरपी, और अभी जिसको बार्क कहते हैं, ये दोनों कंपनियां भली बदल गई, लेकिन सुदर्शन का दर्शक वर्ग बदला नहीं। और उसने साबित करके दिखाया कि जो विचार करता है, राष्ट्र का चिंतन करता है, कल क्या होगा इसके प्रति चिंतन में सहभागी होना चाहता है, वो लगातार 1 घंटे व्याख्यान टीवी पर देखता है। और इसके स्टैटिस्टिक है जो कि एक थर्ड पार्टी के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो इस ऐसी व्याख्यान माला, और हिंदुस्तानी नहीं, विश्व के किसी भी मीडिया संस्थान द्वारा 23 वर्षों से ऐसी व्याख्यान माला चलाई नहीं जाती है। ये केवल इसलिए संभव नहीं हुआ कि हम करें, ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि आप लोग देख रहे हैं और सुनील जी जैसे लोग इसमें समय दे रहे हैं। हर बार हम समसामयिक विषयों को लेते हैं, पॉपुलैरिटी या ट्रेंडिंग क्या है ये नहीं देखते, राष्ट्र की, समाज की ज़रूरत क्या है ये देखते हैं, आवश्यकता क्या है ये देखते हैं। इन दिनों में जेन जी का बहुत कुछ चर्चा में है, लेकिन हमारे केंद्र बिंदु में हमेशा युवा रहा है। और सामान्यतः सभी न्यूज़ चैनलों का जो व्यूअरशिप है, वो व्यूअरशिप 25 से 45 के आयु में ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर 55 तक जाता है, और अगर शुरू में भी जाते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा 23 साल तक होता है। लेकिन सुदर्शन एक ऐसा चैनल है जिसके व्यूअरशिप में 16 साल से लेकर 65 ईयर तक का दर्शक वर्ग है। और बार्क रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान के किसी भी चैनल में सबसे ज़्यादा इलाइट दर्शक अगर किसी चैनल को देखता है तो चैनल का नाम है सुदर्शन। बार्क रिपोर्ट कहती है, क्योंकि समझदार जो व्यक्ति है वो व्यक्ति ऐसी बातें करता है, वो केवल रील पर नहीं जाता है। और इसलिए आज हमने सुनील जी को आग्रह किया। सुनील जी संघ के पदाधिकारी है, प्रचार विभाग देखते हैं, विद्यार्थी परिषद में काम किया है, तो युवाओं के हृदय में क्या धधकता है इसके प्रति ज़्यादा जानकार है। तो हमने कहा कि केवल वर्तमान की बात न करें, कल, आज और कल। मैं निमंत्रित करता हूँ सुनील जी को। सबसे पहले मैं सुदर्शन टीवी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, श्रीमान सुरेश जी चौहान के और उनके सारे साथी और उनके सारे दर्शक, सभी ने मिलकर राष्ट्रीयता, हिंदुत्व, देश के हित में जो भी बात है उसको लगातार, परिस्थिति जन्य नहीं, परिस्थिति कुछ भी हो, इस बात को लेकर उन्होंने एक सातत्य बना के रखा है। और आज हम युवा की चर्चा कर रहे, तो इतने वर्षों से जो भी युवा होते चले जा रहे हैं उन तक ये संदेश पहुंचाने का कार्य निरंतर वो लोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं, और निश्चित रूप से ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आगे भी ये इसी तरह लोकप्रियता से अपने इस कार्य को करते रहेंगे। ढेर सारी शुभकामना। वैसे हम भारत के नाते हम बहुत भाग्यशाली हैं। भारत की अगर कहानी देखेंगे इतिहास से, तो हमारे देश के युवा जो है उन्होंने हमेशा जब भी ऐसा अवसर आया देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने का, तो देश के हर कोने में ऐसी कहानी आपको मिलेगी, हर युग की, हर शताब्दी की मिलेगी कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अपने युवा जागे और उन्होंने देश, समाज के हित में जो कार्य था उसके लिए सक्रिय हुए। और यहाँ तक कि अगर सर्वस्व अपना अर्पण करना पड़े, यहाँ तक कि अपने स्वयं के जीवन को समर्पित करना पड़े, तो उसके लिए भी पीछे नहीं हटे। और यही कारण है
कि इतने वर्षों के बाद भी लोग पूछते हैं कि मतलब ऐसा क्या है कि हमारी हस्ती मिटती नहीं है। तो उसका कारण ये है कि जिस देश के पास ऐसे युवा रहते हैं कि जो हमेशा देश के लिए जूझने के लिए तैयार रहते हैं, तो वो देश भी रहता है, उस देश का धर्म, उस देश की संस्कृति, उस देश का अस्तित्व भी रहता है। और यही कारण है कि हजारों वर्षों से दुनिया भर में कई संस्कृतियाँ, सभ्यताएं आई और गई, परंतु भारत एक ऐसी सभ्यता, ऐसी संस्कृति है कि जो निरंतर उतार चढ़ाव जरूर आए, संघर्ष का काल भी आया, परंतु उन सारे बाधाओं में एक प्रवृत्ति निरंतर है कि सतत उससे ऊपर उठकर, उससे संघर्ष करते हुए पुनः एक बार भारत को, अपने धर्म संस्कृति को एक पुनर्वैभव की स्थिति में स्थापित करना। और अगर हम लोग बिल्कुल अपने नज़दीक के कल को देखेंगे, पिछले शताब्दी को ही देखेंगे, 100 वर्ष को, तब भी ये बात ध्यान में आती है। यानी युवाओं की बात करें तो स्वाधीनता का आंदोलन को अगर हम देखें तो कितने सारे युवा थे। मतलब अगर पंजाब में लाहौर में नेशनल कॉलेज में पढ़ने वाले भगत सिंह हो, उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर आज़ाद हो, या लंदन में जाकर इंडिया हाउस में स्वतंत्र वीर सावरकर या मदन लाल धिंगरा हो, और वहाँ से लेकर फिर वो अंडमान तक पहुँचे। तो ये जो अगर भारत का नक्शा उठाकर देखेंगे तो ये पूरी एक युवाओं की ऐसी फौज हमें ध्यान में आएगी कि जिनके पास प्रतिभाएं बहुत थी, स्वयं के करियर के वो बना सकते थे, परंतु उन्होंने देश का करियर बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। और कई लोग देश को स्वाधीनता कैसे मिली ब्रिटिश काल में, इसके कई सारे वर्णन करते हैं, परंतु अगर मुझे कोई पूछे कि सही उसका वर्णन क्या है, तो हमारे देश के ऐसे युवा जो 15 खुदीराम बोस जैसे कि जो बहुत ही कम उम्र में फांसी पर चढ़ गए, और ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। मैं पिछले लगभग 25 वर्षों से ज़्यादा देश भर के हर कोने में भ्रमण कर रहा हूं, और ध्यान में आता है कि हर कोने में ऐसी कहानी है, और वो आज भी लोगों के लिए प्रेरक कहानी है। और इसलिए जब समय आया तो पीछे नहीं हटा कोई। इस देश के युवा, चाहे 1857 का लड़ाई हो या फिर देश के स्वाधीनता का फिर से चला संघर्ष हो, तो एक सतत धारा हमको दिखेगी। मैं देख रहा था कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी सुनते हैं, तो उन्होंने भी अपने काल में बहुत ही युवावस्था में, मतलब 16 साल की उम्र में ही वो निकल पड़े थे देश की स्वाधीनता के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा और उसकी संस्थापना के लिए। तो ऐसी कहानियाँ अनगिनत है। और भारत का अगर सही वर्णन करें, अगर भारत के युवाओं का सही चित्र हम खींचना चाहे तो यही चित्र है। और इसीलिए देश में आपातकाल आया, देश में इमरजेंसी लगाई गई। तो अब बिल्कुल आज से 50 वर्ष पूर्व की कहानी है। तो उस समय के जो युवा थे वो युवा भी निकले, उन्होंने भी देश के हर कोने में लोकतंत्र की स्थापना के लिए, उस समय हो रही तानाशाही के विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में वो खड़े रहे। और वो इतना लंबा संघर्ष था, लगभग 19 महीने। और उसके पहले, आपातकाल के पहले जो संघर्ष हुआ, वास्तव में मुझे याद है कि एक बार मैं जब जॉर्ज फर्नांडिस जी से मिला, वो उस आंदोलन में काफ़ी बड़े पुरोधा थे। उन्होंने कहा वास्तव में वो जो आंदोलन था आपातकाल के विरोध में, वास्तव में वो विद्यार्थियों का संघर्ष था जिन्होंने देश की लोकतंत्र के लिए एक आवाज़ उठाई। और उन्हें पता नहीं था आगे क्या होगा, उस आंदोलन का क्या होगा, उनके स्वयं के भविष्य का क्या होगा। परंतु कहते हैं ना कि युवाओं में वो एक फितरत होती है कि जब वो देश के लिए संकल्प लेते हैं तो वो चल पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं। और उन्होंने
उसी संकल्प के साथ ये काम किया। और इसीलिए आज जब हम 50 साल के बाद जब लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, कुछ लोग जोर जोर से बोलते हैं कि लोकतंत्र, संविधान, इसकी बात करते हैं, परंतु वह देश में हमारे बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने अराजक लाया, जिन्होंने आपातकाल लाया, जिन्होंने इस तरीके से ऐसी व्यवस्थाएं लाई जिसके कारण युवाओं के सामने बहुत समस्या आई। परंतु ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये वो युवा थे, उन लोगों ने ये आंदोलन किया, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित थे, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में से जुड़े विद्यार्थी थे, जिन्होंने एक अलग जगाई और पूरे देश के युवाओं में अलग जगी और पूरा देश का युवा इसमें आंदोलन में कूद पड़ा। आसपास के देशों में हम नज़र घुमाएंगे तो ध्यान में आएगा दुनिया भर में कि जहां तानाशाही आई 25-25 साल तक चलती रही, परंतु इस देश में स्वाधीनता के आंदोलन की वो मशाल बुझ नहीं पाई, वो जागृति रही देश में। और इसीलिए 19 महीने में ही तानाशाही का सपना देखने वालों को ये बात समाप्त करनी पड़ी और फिर से देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हो गई। अब ये बात आज 50 साल के बाद समझने के बाद शायद समझ में नहीं आती, और इसलिए हमारे देश के युवाओं को ये बात बार बार बताने की आवश्यकता है कि युवाओं ने हर समय जब ऐसा मौका आया तो उन्होंने उस मौके पर स्वयं का जो लोहा था वो सिद्ध किया, और इसीलिए देश है जो स्वाधीन भी हुआ और जिसमें लोकतंत्र की पुनर्स्थापना भी हुई। और यही देश के युवा हैं। मैं देख रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उन्होंने आज से 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया। उनके साथ भी कौन थे? नागपुर में कभी उनके निवास स्थान जहाँ संघ की स्थापना हुई आप जाएंगे तो वहाँ उनके साथ 17 साथियों की सूची लगी हुई है। वो 17 लोगों का आयु क्या थी? वो सभी लोग युवा थे, 18 से 20 साल की आयु के सब लोग थे, एक दो अपवाद छोड़कर। उन लोगों ने ये संकल्प लिया अपने उस जीवन काल में कि ऐसा कोई कार्य जो राष्ट्र के लिए सतत रूप से चलेगा और राष्ट्र स्वयं अपने पैरों पर ठीक से पुनः उस वैभव के साथ खड़ा हो, ऐसा संकल्प था। तो ये बात अपने देश में एक सतत धारा के रूप में चल रही है। इसलिए देश में जब लगा कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार का वातावरण बन रहा था, महिलाओं के साथ अत्याचार की, निर्भया की घटना देश में हुई और 2010-11 में आंदोलन प्रारंभ हुआ, वो भी युवाओं का आंदोलन था। और उन युवाओं ने, उनके मन में ये बात थी कि हमारा देश अच्छा होना चाहिए, हमारे देश का जो गर्व है सब उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हम अपने देश का नाम गर्व से लेंगे, पूरी दुनिया हमारे देश का नाम गर्व से ले, ये उनके मन की आकांक्षा थी। मुझे याद है कि उस समय जब क्रिकेट मैच जीतने के बाद जब टीम मुंबई के एयरपोर्ट पर आई और वो वानखेड़े स्टेडियम के जाने के लिए ओपन ट्रक में बैठे तो लाखों युवा थे। वो केवल क्रिकेट मैच जीत कर आए इसलिए नहीं थे, वो इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें लगा कि इन्होंने भारत का झंडा ऊंचा लगाया। और इसलिए आज जहां क्रिकेट से बात शुरू हुई, जब देश के हमारे खिलाड़ी, जब अब ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, महिलाओं की क्रिकेट टीम हो, इसमें जब लगातार बुलंदी पर जा रहे, झंडा लगा रहे अपना, तो उनको जिस तरीके से वो आज के युवाओं में पॉपुलर हो रहे हैं, वो इसका एक ही कारण है क्योंकि वो भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, यही कारण है उसका। उनको मैंने पूछा कई युवाओं को कि क्या आप वो खेल खेलते हो? उन्होंने कहा खेल नहीं खेलते उतना हम लोग, वो खेल हमारा लाइकिंग का नहीं है, हम तो दूसरा खेल खेलते हैं। लेकिन यहाँ खेल का संबंध कम है, यहाँ भारत के स्वाभिमान का संबंध ज़्यादा है। और इसलिए ये लगातार अगर हम लोग जाएंगे तो समझ में आता है कि हर समय के युवाओं ने अपनी भूमिका निभाई और आने वाले समय में भी लगातार युवाओं के लिए चुनौती है कि देश को कैसे आगे हम बढ़ाएं। मैं देख रहा था कि एक समय था कि युवाओं के मनस्थिति में क्या फर्क आया है।
कभी कभी लोग बोलते हैं कि हर समय होता है, हर पीढ़ी में लोग सोचते हैं कि अरे हमारी पीढ़ी तो ऐसी थी, आजकल की पीढ़ी ऐसी हो गई। मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर कोई कमी आई है तो उनके पहले की पीढ़ी को सोचना चाहिए कि ये कमी क्यों आई है और उन्हें उसकी समीक्षा करनी चाहिए, और समीक्षा ये हो कि आगे हम और क्या कर सकते हैं। परंतु जब मैं पिछले 30-40 सालों का एक बदलता प्रवाह देखता हूँ तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक समय था कि लोग, हमारे देश के लोग भारत पर विश्वास ही नहीं करते थे, और विशेषकर युवाओं को ये लगता था कि भारत में स्वाभिमान किस बात पर करें। क्या भारत में स्वाभिमान करने की कोई बातें हैं? क्या भारत में वो क्षमता है कि हम दुनिया के अव्वल देश बन सकते हैं? क्या हमें वो बुद्धि क्षमता हमारे में है कि हम कर सकते हैं? इसके प्रति विश्वास की कमी बहुत ज़्यादा थी। परंतु पिछले 30-35 सालों में धीरे 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 ये बात बदलती चली गई, धीरे धीरे बात बदलती चली गई। देश में एक आशा का संचार होने लगा। ये यूं ही नहीं हुआ, देश में बहुत सारे ऐसे सकारात्मक कार्य हुए जिन्होंने, जहां एक समय था कि लोग भारत माता की जय बोलना भी संकोच कर रहे थे। मुझे याद है कि हम लोग जब शिक्षा के परिसर में भारत माता की जय बोलते थे तो हम लोग एक अलग से देखे जाते थे, आ गए ये भारत माता की जय वाले। परंतु एक समय बदलता चला गया। हमारे युवाओं के बीच में हमारा देश क्या है, हमारा इतिहास क्या है, इतिहास के गौरवपूर्ण क्षण क्या है, इसके बारे में लगातार हमारी आने वाली पीढ़ियों के पास ये जानकारियाँ, ये प्रेरणास्पद इतिहास पहुंचाने का प्रयास हुआ। कई लोग ये प्रश्न पूछते रहे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम संगणक कंप्यूटर के युग में आ रहे हैं, तो हम पीछे क्यों जा रहे हैं, इतिहास में क्यों जा रहे हैं? हम लोग हमेशा उनको कहते थे कि भाई हम इतिहास में जीना नहीं चाहते, हम इतिहास से सीखना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू लिव इन द हिस्ट्री, वी वांट टू लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। और इतिहास से सीखना ही चाहिए, क्योंकि इतिहास हमें गर्व देता है, एक साफ दृष्टि देता है, एक अपनी स्वयं की दृष्टि देता है कि हम कैसे देखें बातों को। और इसीलिए हमारे देश में कुछ परिस्थिति के कारण हुआ कि जैसे जो एक सतत आक्रमणों का काल चला, उसमें हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था से लेकर बहुत सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त होती चली गई। नालंदा विश्वविद्यालय उसका एक उदाहरण है। और उस परिस्थिति में बहुत सारी व्यवस्थाएं और बहुत सारा ये विश्वास के संदर्भ में बहुत सारी कमियां आती चली गई। और उसके पश्चात जब ब्रिटिश काल आया तो उन्होंने जानबूझकर हमारे देश की जितनी भी गर्व करने लायक बातें थी, या हमारा ज्ञान था, हमारी भाषाएं थी, उनको एक दीनहीन तरीके से लगातार प्रस्तुत किया। और उसी का परिणाम था कि बहुत सारी बातें लोगों के विस्मृति में चली गई। बातें विस्मृति में तो जा सकती हैं, परंतु जो बातें हमारे डीएनए में है, जो बातें हमारे अंदर है, वो बातें पीढ़ियों के साथ कभी समाप्त नहीं होती। अगर उसे कोई जागृत कर दे तो हो सकता है। और यही एक प्रयास बहुत लोगों ने किया था। 100 साल पहले डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के साथ किया था। और ये एक बहुत सारा अभियान, समाज की कई सारी संस्थाएं, लोग, साधु संत, बहुत सारे लोगों के साथ लोगों ने मिलकर ये अभियान चलाया ताकि हमारे देश के युवाओं को देश के गर्व के स्थान पता चले, इतिहास के गर्व के महापुरुष विदुषियों के बारे में पता चले। कई लोग पूछते थे कि भाई ये क्यों पढ़ा रहे हैं, परंतु करते 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 उन बातों से धीरे 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 एक पीढ़ी का निर्माण होता चला गया जिन्हें इन बातों से जुड़ाव होने लगा। और धीरे 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 ये परिस्थितियां बदलती चली गई। विशेषकर मैं कहूँगा कि देश में लोकतंत्र के स्थापना के लिए जो आपातकाल का विरोधी आंदोलन हुआ, और उसके पश्चात ये हम कौन है, हमारा देश क्या है, लोकतंत्र के रक्षक कौन है, भक्षक कौन है, इसके बारे में एक पूरी चर्चा युवाओं के जगत में प्रारंभ हो गई। और इसीलिए मुझे लगता है कि उस बात ने हमारे देश के लोकतंत्र को भी मजबूत किया,
क्योंकि जहाँ देश के लोग यानी विशेषकर युवा जहाँ जागरूक होने लगते हैं, वो बात हमारे देश के हित में, समाज के हित में बहुत मजबूती लाती है। और यही कारण था कि उसके बाद जब देश में भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर हो, उसका आंदोलन प्रारंभ हुआ, वो केवल मंदिर का आंदोलन नहीं रहा, देश के युवाओं के लिए वो अगले 20-40 साल एक अवसर बना, जिसमें उन्होंने हम कौन हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, आज के आधुनिक से आधुनिक युग में इस धर्म संस्कृति का मतलब क्या है, क्या वो दुनिया भर के रिलीजन जैसा है, या धर्म एक हमारी ऐसी जीवन पद्धति है जो सबको जोड़ती है, पूरे दुनिया को जोड़ सकती है। हमारे पास क्या ऐसी कोई बातें हैं जो हम पूरी दुनिया को दे सकते हैं। यानी जो युवा ये मानता था कि हमारे पास तो दुनिया के देने के लिए कुछ नहीं, बस हमें लेना ही लेना है, उसके मन में ये विश्वास जगना प्रारंभ हो गया कि हमारे पास भी स्वाभिमान की ऐसी बातें हैं, ज्ञान की ऐसी बातें हैं, हमारे पास वो बुद्धि है कि हम दुनिया को भी कुछ दे सकते हैं और अपनी बुद्धि से हम अपने देश को भी खड़ा कर सकते हैं। धीरे धीरे उससे एक स्वाभिमान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई नए युग की, और उसी का परिणाम था कि धीरे 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 मुझे याद है कि हम लोग जब कॉलेजों में जाते थे, इतने सालों में बहुत सारे विषयों में बहुत सारी धारणाएं इस तरह से होती थी, परंतु ये लगातार हम लोग जब एक एक क्लासरूम में जाने का जो अनुभव मिला मुझे, धीरे 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 ये बदलाव मैंने स्वयं अनुभव किया वर्षों तक, और वो बहुत अच्छा बदलाव था। धीरे धीरे लोगों के, युवाओं के प्रश्नों में विद्यार्थी परिषद के नाते 30-40 साल से, 40-45 साल से घूम रहा हूँ, तो ध्यान में आया कि धीरे धीरे प्रश्न बदलने लगे। जो लोग ये बोलते थे कि यहाँ कुछ नहीं होगा, वो पूछने लगे कि यहाँ कैसे हो सकता है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं, हमारे गर्व की बातें पता नहीं वो हमें कहाँ से पढ़ने को मिल सकती, कहाँ से सुनने को मिलती है। धीरे 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 प्रश्नों का स्वरूप बदलता चला गया, और मुझे लगता है कि ये स्वरूप बदलते बदलते पिछले कुछ वर्षों में ये स्वरूप बदलता चला गया, और पिछले 10-15-20 वर्षों में मैं देख रहा हूँ कि 20 वर्षों में ये परिस्थिति आ गई कि भारत माता की जय ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए बोलते हैं कि कूल हो गया उनके लिए, मतलब उनके लिए बहुत सहज हो गया कि चाहे क्रिकेट की मैच हो या कुछ भी हो, भारत माता की जय उनके लिए एक स्वाभिमान का विषय हो गया। जहाँ वंदे मातरम बोलने में भी लोग हिचकिचा रहे थे, और यहाँ ऐसे भी लोग आए कि जिन्होंने कहा कि आधा ही वंदे मातरम गाओ, वो ठीक रहेगा। तो उस संदर्भ में एक आंदोलन था, मुझे याद है 93 में पूरे देश भर में संपूर्ण वंदे मातरम गायन का एक अभियान चला था, जनवरी मास में 93 में। हर चौराहे पर हजारों विद्यार्थी, सैकड़ों विद्यार्थी, युवा आके सामूहिक रूप में वंदे मातरम गा रहे थे। बिल्कुल जैसा उनकी दीवानियत ऐसी थी जैसे कोई स्वाधीनता आंदोलन में लगे हुए हमारे युवा थे। और मुझे तभी अनुभव आ रहा था कि ये देश में युवाओं की फितरत बदल रही है, इनकी इच्छाएं बदल रही है, उनके मन में ये आ रहा है कि ये भारत है जिसको हमें बनाना है, जिसको आगे लेकर जाना है, और उसमें पोटेंशियल है, हम बना सकते हैं। और धीरे 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 उनके लिए फिर हीरोज बदलने लगे। उन्हें लगा कि एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने हमारे देश के स्वाभिमान के लिए हमारे ऐसे शस्त्र बनाए और जिससे हम अपने देश को बिल्कुल किसी भी तरीके से हम सुरक्षित रख सकते हैं, तो वो उनके हीरो बने। ये हीरोशिप बदलना प्रारंभ हो गया, लोगों की चॉइसेस, युवाओं की चॉइसेस बदलने लगी। उन्हें लगा कि ये ठीक है, और ये जब युवाओं की चॉइस क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कभी कभी देखता हूँ आज के युवाओं को, तो उन्हें धुरंधर अच्छा लगता है, उन्हें छावा अच्छा लगता है, तो ये दिखाता है कि उनकी चॉइस क्या बन रही है, और युवाओं की चॉइस जो होती है वो क्या उनको अच्छा लगता है, उनकी टेस्ट क्या है। कई लोगों को लगता है कि आज का युवा बिगड़ गया, उसको ये लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आज का युवा तो भारत माता की जय उसके लिए प्रिय है। कहीं भी चले जाएं, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी मेला हो, कोई सेलिब्रेशन हो, उसके बिना युवा अब छोड़ते नहीं हैं, और उनके लिए बिल्कुल स्वाभाविक सहज है। मैं देखता हूँ, मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को देखता था, युवाओं को, उनके लिए बड़ा क्रेज़ था कि भाई हम विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, और पढ़ने जा रहे हैं तो वो सोचते थे कि हम तो एक गरीब गुरबा देश के हैं
और हम जहाँ जा रहे हैं विदेश में, पश्चिम में, तो वो बिल्कुल मतलब बढ़िया बढ़िया है। परंतु ये बात भी बदलती चली गई। एक समय आया कि वो बराबरी से देखने लगे। अब कई मौके ऐसे आते हैं कि वो ऊंचाई से उनको देखते हैं कि हम तो भाई आपसे भी थोड़ा आगे है कई क्षेत्र में। तो हम आगे गए कि नहीं गए ये तो भविष्य की बात है, परंतु ये जाने के लिए जो संकल्पबद्ध युवा जिस देश के पास होते हैं उसका भविष्य निश्चित उज्जवल होता है। और आज भारत के लिए हम स्वाभिमान से ये कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा एक आकांक्षा जिसकी मजबूत है, एक एस्पिरेशनल भारत है आज का, जिसके अंदर एक ऐसे युवा वर्ग है जिसमें ये बहुत आशा है और ऊर्जा है। उनका एक संकल्प है कि हमको भारत ऐसा बनाना है, और इसलिए वो चाहते हैं कि हम ऐसे हर क्षेत्र में ऐसा हो। इसलिए हम देख सकते हैं कि हमारे युवा हर फील्ड में जा रहे हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, वो गांव में जाके भी स्टार्टअप्स कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं अपने देश में। ये क्या है? ये स्टार्टअप नहीं है, ये उनकी एक प्रतिक्रिया है, एक प्रतिसाद है कि हम जहाँ हैं जैसे हम अपनी स्थान पर रहकर इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। मैं वर्ल्ड बुक स्टोर, जब यहाँ वर्ल्ड बुक फेयर होता है तो वहाँ मेरा बहुत वर्षों से अभ्यास है कि मैं वहाँ जाते रहता हूँ। मैंने देखा कि हमारे युवा कौन सी पुस्तकों को देख रहे हैं, कौन सी पुस्तकों को वो खरीदना चाहते हैं, वो कहाँ जाना चाहते हैं। लोग कह रहे थे कि लोग पुस्तक नहीं पढ़ना चाहते आज के युवा, उनके तो अटेंशन पीरियड नहीं है। मुझे लगा अटेंशन पीरियड तो है युवाओं का। उन्हें लगा कि अच्छा है तो एक एक घंटे के 8 एपिसोड के 3-3 सीजन भी एक साथ देख सकते हैं। वो अटेंशन तो बहुत है, ऐसा नहीं कि अटेंशन नहीं है, अटेंशन बहुत है। क्या देखना क्या नहीं देखना उसके बारे में बहुत अटेंशन है उनका। आप उनको कुछ भी नहीं दिखा सकते, कुछ भी नहीं बता सकते। और मुझे लगता है इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो समझने की स्थिति में आ रहे हैं कि भाई क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, चूज कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हर पीढ़ी में ये होता है कि कुछ लोग थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं और उनके लिए समाज चिंता भी करता है, करनी भी चाहिए चिंता। परंतु इस बात को अनदेखी नहीं करनी चाहिए या उस बात को भूलना नहीं चाहिए कि आज हमारी पीढ़ी इन बातों को भी कर रही है। मैं देख रहा था कि लगभग 25 साल पहले विदेशी कैलेंडर जो है हमारा अंग्रेजी कैलेंडर 31 दिसंबर को मनाने का एक बड़ा उत्सव चल रहा था देश में। यह आह्वान हुआ कि भाई हमारा देश है तो हमारा तो पुराना कैलेंडर है, उसको भी मानना चाहिए। तो धीरे धीरे देश में एक भारतीय नववर्ष, हिंदू नववर्ष का स्वाभिमान के साथ मनाने वाले युवक हो गए। यहाँ तक कि एक नई बात भी मैंने कुछ सालों से देख रहा हूँ कि जिस शहर में मैं रहता हूँ 1 जनवरी को देखता हूँ कि सुबह 4 बजे से हमारे बिल्कुल नौजवान, जिनको आजकल टीनेजर्स और क्या क्या लगाते हैं, बहुत सारे नाम लेते हैं, वो सारे लोग मंदिरों में बड़ी लाइन लगा के खड़े होते हैं। और मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि 31 दिसंबर की रात को ज़्यादा है या 1 जनवरी की सुबह ज़्यादा मंदिर में है। तो ये तो मुझे लगता है कि देखने का विषय है, लेकिन अपना नज़रिया है देखने का। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव अपने देश में हुआ है और मुझे लगता है कि इस बात को बहुत सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। देश के इतिहास को जानने का एक बहुत बड़ा, आज अगर हम देखेंगे कि भाई वो क्या सर्च कर रहे हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ भी देखते हैं, हमारे बच्चे आजकल ऐसा बोलते हैं, लोग देखते होंगे, बच्चे नहीं बड़े भी लोग देखते रहते हैं। मतलब कभी लोग बोलते हैं कि बच्चे ही केवल स्क्रॉल करते रहते हैं। मैंने कहा बच्चे नहीं, बड़े बड़े लोग भी करते हैं। तो अगर वो बीमारी आई है तो वो कॉमन है, मतलब सब में है, उसको बच्चों पर ही क्यों डाल रहे हो। और दूसरी बात यह है कि वो क्या देख रहे हैं, इसके भी सर्वेज उपलब्ध हैं। अगर आप देखेंगे कि क्या सर्च भारत में ज़्यादा किया जा रहा है, इसके भी सर्वेज उपलब्ध है। कभी मैं कहूँगा कि सुदर्शन चैनल इस पर कभी प्रोग्राम करें, क्या सर्च किया जा रहा है। तो वो देश के ऐसे स्थानों के बारे में जानकारी ले रहे जो गर्व के स्थान है, और ऐसे स्थान जिनके बारे में लोग जानते नहीं है लेकिन वो अच्छा है, देश के लिए स्वाभिमान का स्थान है। ऐसे लोगों की जानकारी को लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपना भोजन के पुराने प्रकारों को लोग सर्च कर रहे हैं। हमारे देश में नहीं, विदेश में भी जो चले गए हमारे देश के युवा लोग, शादी होते ही वो ढूंढना शुरू करते हैं
कि बच्चे का नाम क्या रखें, बच्ची का नाम क्या रखें। फिर वो विष्णु के नाम, भगवान शंकर के नाम, माँ दुर्गा के नाम, हजारों नाम को ढूंढते हैं, उससे नाम रखते हैं। ये क्या है? ये चॉइस बदल रहा है। और इसीलिए इस युवाओं की तरफ देश में जो बदलाव हो रहा है, एक स्वाभिमान के साथ, उससे हमें एक सकारात्मक रूप से लेने की ज़रूरत है। जो प्रॉब्लम्स है हर जनरेशन में आती है। जब पहली बार मूवीज़ आई थी, फिल्म आई थी, तब भी शौक हुआ था ज़माना। पहली बार जब वो नॉवेल्स आए प्रिंटेड फॉर्म में, लोग पढ़ने लगे वो कहानियाँ, बोल रहे आज के बच्चे बिगड़ गए, वो कहानियाँ ही पढ़ते रहते हैं। तो ये हर जनरेशन में होता है, हर जनरेशन में होता है। इस जनरेशन में थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि वो पर्सनल मोबाइल है, इसलिए ज़्यादा लगता है। ठीक है, चिंता करनी चाहिए, लेकिन चिंता तो उसी टाइप से करनी चाहिए कि भाई उनके, अगर उनकी प्रवृत्ति को हम अगर सही दिशा दे सके तो ये बात को भी वो नियंत्रित कर सकते हैं। भगत सिंह ने अपने इसमें लिखा था कि युवा कैसे रहता है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि युवा कैसे रहता है। युवा वैसा रहता है कि वो 24 घंटे 48 घंटे जग भी सकता है और 24 घंटे 48 घंटे सो भी सकता है। मतलब वो भूखा भी रह सकता है 48 घंटे और 4 बार खा भी सकता है। सो उस आयु का होता है कि दे कैन ट्रैवल टू द बोथ एक्सट्रीम्स, क्योंकि उस आयु की वो क्षमता भी होती है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है बाकी लोगों की कि हम उनकी वो ऊर्जा को हम सही दिशा में कैसे ले जाएं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हम उनकी दिशाओं पर चर्चा ज़्यादा करने की जगह हमारे प्रयत्नों पर ज़्यादा चर्चा हो, तो निश्चित रूप से हम जो परिणाम चाहते हैं उनके जीवन में, देश के जीवन में, वो परिणाम हम मिल सकता है हमें। आज के भविष्य में हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उसको मुझे लगता है कि युवाओं ने लिया है और युवाओं के सामने वो चुनौतियां हैं। वो आज के युवाओं को हम लोग उनको सहायता कर सकते हैं, उनके सहयोगी बन सकते हैं और ये सपनों को पूरा करने की ऊर्जा क्षमता उनमें है, उसको एक सही दिशा, मार्गदर्शन, सहायता कर सकते हैं। देखिए आज के एक बात हमारे सामने है कि दुनिया में जो व्याख्याएं आई, आज उन व्याख्याओं को चुनौती देने का बौद्धिक कार्य भी हमारे युवा कर रहे हैं कि हमारा राष्ट्र क्या है। क्या हमारा राष्ट्र जैसे पश्चिम के राष्ट्र है वैसा राष्ट्र है क्या, या हमारे राष्ट्र का आधार एक संस्कृति है। वो एकता के नए सूत्र भी ढूंढ रहे हैं आज के युवा। इसलिए उनके लिए एक ज़माना चला, 25-30 साल तक बहुत बड़ा सशस्त्र नक्सलिज्म चला। एक समय ये भी था कि उससे भी लोग भ्रमित थे, युवाओं पर भी उसका प्रभाव पड़ता था क्योंकि वो संवेदनशील थे। उनको लगता था कि देश में जो गरीबी है, देश में जो पिछड़ापन है, अन्याय है, उसको दूर करने की उनके अंदर जो इच्छा थी, शायद इसलिए उनके मन में कुछ समय ये भी आया होगा कि शायद ये भी रास्ता है। परंतु एक समय के साथ साथ अगर आप आज देखेंगे तो आज उन प्रकार के भ्रमों से आज का हमारा युवा बड़ी मात्रा में मुक्त हो गया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। वो बदलाव तो चाहता है परंतु संवैधानिक तरीके से बदलाव चाहता है। वो बदलाव तो चाहता है लेकिन देश में अराजकता के साथ बदलाव नहीं चाहता है। दुनिया भर के देशों में क्या हो रहा है आसपास में, वो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अपने देश के युवा तो संविधान के अंतर्गत वो शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से बदलाव चाहते हैं। और अगर कोई भी लोग उस रास्ते को छोड़कर जाना चाहते हैं तो युवा उसका साथ छोड़ देते हैं। ये देश की नियति है और ये पक्का है, इसको कोई नहीं बदल सकता। वो देश में कोई भी अराजक शक्ति को वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। देश में हमारे आज के युवाओं के सामने ये चुनौती भी है कि कैसे वो देश में जो जाति के नाम पर भेदभाव की प्रक्रिया कई स्थानों पर कभी कभी दिखती रहती है और उससे भी ज़्यादा उसके आधार पर, भेदभाव के आधार पर पूरी दुनिया में अपनी जो अपने हित है या अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, राजनीतिक हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, उनको पूरा करने का भी कुछ लोग लगातार प्रयास करते हैं। परंतु आज के युवाओं के लिए है कि वो इससे ऊपर उठें। हमारे जो महान ग्रंथ, हमारे महान जो विदुषी हुए, जितने संत हुए, उन्होंने यही संदेश दिया है कि सारा हिंदू एक है, सारा देश एक है, समाज एक है। ये भेदभाव किसी भी तरीके से शास्त्र में उसका कोई आधार नहीं है।
और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आज के इतने वर्ष के इस जागरण से ये बात, बहुत सारे लोग देश में जाति पर राजनीति करते रहे, परंतु एक आज भी करते हैं, परंतु एक वास्तविकता समझने की ज़रूरत है कि आज का जो हमारा युवा है वो उसकी दिशा क्या है। तो जितने भी दल बने राजनीति केवल जाति पर कर रहे थे, आज उनकी अवस्था अगर हम देखेंगे तो समझ में आता है कि हमारे देश का युवा उसको कितना पसंद कर रहा है। उनकी अवस्था देखने जैसी है। और इसीलिए निश्चित रूप से धीरे 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 समाज के हर वर्ग में ऐसा एक युवा वर्ग आ रहा है कि वो जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर सोचने लगा है। उसका परसेंटेज कम होगा, 5% होगा, किसी समाज में 10%, 15%, 20% होगा, परंतु हर जगह ये आग लग गई है, ये बीज डल चुका है और ये सोच बन रही है देश में। और इसीलिए वो प्राथमिकता दे रहे हैं हमारे देश की तरक्की को, देश के अपने आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी सब प्रकार की उन्नति को वो प्राथमिकता दे रहे हैं। और इसलिए देश में ये बड़ा बदलाव है और धीरे धीरे अब ये रिवर्स, उल्टी दिशा में नहीं जाएगा। ठीक है, इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो रोज युवाओं को अपील करते हैं कि जाति के नाम पर झगड़ा करो, इस तरह से करो, परंतु कुछ दिन के लिए वो लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, परंतु उस पर कोई व्यापक इस तरीके की बात वो नहीं कर पा रहे। इससे बात समझने की ज़रूरत है कि युवा वो उससे भ्रमित होकर उस दिशा में जाने का मन उसका नहीं है। वो समझ रहा है कि अब हमें अपने योगदान से इसको आगे लेके जाना है। हमारे एक मित्र हैं मिलिंद कांबले, उन्होंने डिक्की नाम का एक नई संस्था शुरू की और उन्होंने उसमें समाज के जो अनुसूचित जाति, दलित वर्ग के लोग हैं, ऐसे युवा हैं, उनको ये अपील की और उनको जोड़ने का प्रयास किया है कि वो स्वयं आर्थिक उत्पादन करने वाले उद्योजक बने। और बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है, बहुत सकारात्मक तरीके से ये कार्य लगातार आगे बढ़ रहा है। और ये एक कहानी नहीं है, ऐसी हर कहानियाँ हर जगह घटित हो रही है। काम करना चाहते हैं, स्किल सीखना चाहते हैं, अपने हर तरीके से नए नए कोर्सेस करके अपनी अपनी कुशलताओं को बढ़ाना चाहते हैं। और आज अगर हम देखेंगे तो देश में बहुत सारे युवक हैं, नई नई तकनीकी के साथ स्टार्टअप करने के लिए आगे आ रहे हैं। भारत स्वाभिमान आंदोलन देश में चल रहा है, अनुभव यह आ रहा है कि हर जिले में इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं। और जब युवाओं को इस तरह से देखते हैं तो समाज में ऐसे भी लोग हैं जो उनकी ऊर्जा और उनका उत्साह देकर उनको सहयोग के लिए भी आगे आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि देश में आदर्श परिस्थिति कभी मतलब हो है अभी, परंतु ये बात भी पक्की है कि देश में एक सकारात्मक तरीके से समाज का सहभाग बढ़ा है। अभी संघ की शताब्दी वर्ष चल रहा है, उस निमित्त हम लोग कई घरों में अपने स्वयंसेवक गए, लगभग 13 करोड़ घरों में जाना हुआ। घरों में जब गए तो सभी प्रकार के आयु वर्ग से लोगों से मिले और अनुभव यही आया कि समाज सामूहिक रूप में अब केवल अच्छी बातों को अच्छा बोलकर चुप नहीं रहना चाहता है। हमारे युवा चाहते हैं कि हम उस जिस बात को हम अच्छा कह रहे हैं उसमें केवल सहयोगी या दर्शक नहीं, तो हम सहभागी होना चाहते हैं। ये सहयोगी या समर्थक से निकलकर सहभागी होने की जो प्रवृत्ति आज बढ़ती दिख रही है, ये बहुत एक सकारात्मक ऐसी बात है जिससे हम आशान्वित हो सकते हैं। और इसीलिए हर समय में समस्याएं रहती हैं, समस्याओं की बात भी होनी चाहिए, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। समाज को युवाओं के बारे में चिंता करना भी आवश्यक है। हमारे युवाओं को ऐसा अवसर मिले और ऐसी व्यवस्थाएं हो समाज में, सभी लोगों को पूछना चाहिए कि भाई हमारे स्कूल में हमारे विद्यार्थियों को अच्छा पढ़ाया जाए। केवल ये ना देखा जाए कि हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, केवल करियर के लिए नहीं पढ़ाए, उनको क्या पढ़ाया जा रहा है। कभी कभी चिंता होती है कि बच्चे कुछ बोल देते हैं, स्क्रीन पर बोल देते हैं, कुछ कह देते हैं, तो लोग चिंता करते हैं ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो चिंता तो होनी चाहिए, परंतु ये पूरा समाज नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये भी इसीलिए हो रहा है तो हमें ये समाज को सोचना पड़ेगा कि भाई
उनके सामने अगर किसी स्क्रीन से ऐसी कोई चीज़ें बिना किसी फिल्टर आ रही है और अगर 10-10 साल उस चीज़ को बिना फिल्टर वो कंज्यूम उनको करना पड़ रहा है, मैं नहीं कहूँगा वो कंज्यूम कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई आधुनिक तकनीक से हम व्यवस्था नहीं बना पा रहे या उनके साथ संवाद करके उनको इस बात के लिए तैयार नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये तो हर युग में होता है कि भैया खराब चीज़ से बचो, अच्छी चीज़ के लिए आगे बढ़ो, उसका संकल्प करो और हम सब मिलकर उसको इस दिशा में जाने के लिए मदद करते हैं। हर समय होता है। आज के समय में स्क्रीन है, कोई नई बात नहीं है। तो उसके लिए उस तरीके से नई व्यवस्थाएं, ऐसा संवाद, ऐसी पद्धति और उनको सहायता देनी है कि कैसे वो ये कर सकते हैं, कैसे इस तरीके के नए टेक्नोलॉजीज लाई जा सकती है जिसके द्वारा ये संभव है। हमारे नागपुर के एक राकेश जी हैं, उन्होंने इस तरीके से 16 वर्टिकल से ऐसी एक व्यवस्था बनाई है और वो इस तरीके से बहुत विद्यार्थियों के साथ, युवाओं के साथ उन्होंने प्रयोग किया और बहुत अच्छा अनुभव आ रहा है। अब पेरेंट्स को उनके बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो विद्यार्थी स्वयं ही उस तरीके की ऐप इंस्टॉल करके खुद ही ऑपरेट करते हैं ताकि वो अच्छी चीज़ें देखें और बुरी चीज़ों से वो खुद ही दूर हो जाए। तो बहुत सारी नई बातें हैं। तो मुझे लगता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पर चर्चा करने की जगह भविष्य में हम इससे आगे कैसे निकलेंगे इसकी चर्चा होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर गलत चीज़ें कंज्यूम होगी, जैसे हमने गलत खाना खाया तो उसका परिणाम होगा, अगर गलत चीज़ें देखी और अंदर गई 8-10 साल गई तो उसका परिणाम तो होगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि जैसे हम उसको क्या खिला रहे इसकी चिंता कर रहे, तो वो क्या देख रहे क्या सुन रहे इसकी भी चिंता करनी पड़ेगी। और वो भी जैसे खाने की प्रेम से चिंता करते हैं वैसे भी इसकी प्रेम से चिंता करनी पड़ेगी। तो ये चिंता करने का विषय है, युवाओं के लिए नहीं, बाकी समाज के बड़े लोगों के लिए कि वो कैसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें एक अच्छा वातावरण हमारे बच्चों को और युवाओं को मिले। इस तरीके से अगर हम सोचते हैं तो हम शायद इन कठिन से कठिन बातों के ऊपर चिंतित होने की जगह हम चिंतन करके इसके समाधान ढूंढ सकते हैं। और इसलिए हमारे देश में तो परिवार की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे देश के युवाओं के सामने परिवार में ये संवाद होता है, बात होती है, तो बहुत सारी बात समझ में आती है। दुनिया भर में हमारे देश के युवा भाग्यशाली भी है कि उनके परिवार का जो संबल उनको प्राप्त होता है, संवाद प्राप्त होता है, बहुत अच्छा है। और इसलिए हमारे देश के प्रति लोगों की बहुत आशा है। ये दुनिया में ऐसे भी देश है जो देखने के लिए तो बहुत समृद्ध है, परंतु आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा बच्चे माँ पिताजी के साथ नहीं हैं, अकेले हैं। और इसलिए उनके यहाँ ऐसी पीढ़ी बाहर ही है, उसके कारण उस पीढ़ी को स्वयं की चिंता स्वयं ही करनी पड़ती है। उनके प्रति हमें गुस्सा नहीं, उनके प्रति हमें सहानुभूति होनी चाहिए। और इसलिए हमारे देश में तो अच्छा है, हमारे देश की उस उम्र की पीढ़ी घर से बाहर नहीं है, वो घर में ही है। इसलिए हमारे यहाँ उस तरीके से जनरेशन्स को अलग अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारी तो जनरेशन कंटिन्यू है, एक ही जगह हम बैठकर आराम से उसके समाधान कर सकते हैं, रास्ते बना सकते हैं। और इसलिए इस तरीके से सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है कि भाई बहुत सारे जब परिवार में व्यवस्था नहीं होती है तो बहुत सारे उपायों पर चिंता और उसका दायित्व युवाओं पर ही आ जाता है। उसके कारण हो सकता है कि दुनिया के कई देशों में उन्होंने कई रास्ते खोजे होंगे, वो शायद उनकी परिस्थितियों के लिए शायद अच्छे भी होंगे, परंतु हमारे देश में तो वो चीज़ों की ज़रूरत है कि नहीं, इस बात पर भी देखना पड़ेगा और उस तरीके से उन बातों को समझना पड़ेगा। तो हम बहुत सारे विषयों को हम उसका समाधान कर सकते हैं। और इसीलिए जो भी बातें हमारे देश में बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक संकट हमारे ऊपर आए, परंतु विपरीत से विपरीत परिस्थिति में हमने उन लोग चीज़ों का अच्छे से सामना किया है। और इसलिए आज के समय में एक सकारात्मक दृष्टि से इस बात को देखने की ज़रूरत है, और ताकि हम इस बात को सकारात्मक रूप से ले समझें और उस बात पर उस दिशा में जाते हैं तो हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। और वो जो हमारे देश के युवाओं के हाथ है, उनका मस्तिष्क है, उनका हृदय है, वो देश के लिए धड़क रहा है, वो देश के आगे बढ़ाने के लिए धड़क रहा है। तो आज उस दिशा में हम उनकी तरफ एक सकारात्मक रूप से देखें। और मैं युवाओं को भी आह्वान करूंगा कि वो भी उस बात को एक सकारात्मक रूप से देखें और निश्चित रूप से स्वयं को भाग्यशाली समझे कि वो भारत में जन्मे हैं,
इस व्यवस्था में आए हैं और उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि इतने वर्षों के बाद पुनः भारत में एक सकारात्मक चर्चा हो रही है, दुनिया भर में भारत के बारे में हो रही है। तो ये अवसर है उनके लिए कि वो इसमें हाथ बटाएं और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। बस आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने शब्दों से हम सबको अभिभूत किया है। ऑडियंस से हम कुछ सवाल लेंगे। जो भी सवाल पूछना चाहता है सर से कुछ सवाल अगर आपने तो आप सभी पूछ सकते हैं। माइक को हटा दीजिए। भाई साहब, अभी 2-3 दिन पहले मैं सुन रहा था कि जैन जी के इसका इस्तेमाल करके कुछ गलत चीज़ों को विरोधियों ने उसमें एल्गोरिदम से प्रमोट किया। तो हम देशभक्ति की चीज़ें भी इसका मतलब प्रमोट कर सकते हैं क्या? इस दिशा में भी कार्य कर सकते हैं? निश्चित रूप से कर सकते हैं और उस तरीके से करने के लिए ऑर्गेनिक तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हमारा देश तो बहुत बड़ा है, अगर बोलते हैं कि हम लोग अगर सकारात्मक रूप से सोचने लगेंगे और उसके लिए अपनी ऊर्जा लगाएंगे तो हम अपना एल्गोरिदम, हमारा संख्या का इतना बड़ा है कि हम उसी से देश में ऐसी एक वातावरण तैयार कर सकते हैं और ऐसा सोचना चाहिए। नमस्कार, संघ से संबंधित विषय है, पूछ सकते हैं क्या? संघ में हमेशा हम सुनते थे संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेगा, लेकिन अभी कालांतर में देखने में आ रहा है, कई बार ऐसा लगता है कि संघ अपने ही संगठनों से कंपटीशन करते हुए तमाम प्रकार की गतिविधि जो व्यक्ति निर्माण का था वो थोड़ा कम करके गतिविधियों पे ज्यादा ध्यान दिया है। ऐसा है कि संघ पिछले 100 वर्षों से व्यक्ति निर्माण के द्वारा समाज का परिवर्तन और राष्ट्र का परम वैभव, इसी दिशा में सतत रूप से कार्य कर रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में भी देश के हर गांव तक, हर बस्ती तक शाखा और हर घर तक संघ का भाव, स्वयंसेवक का भाव, इसी दिशा में संघ का कार्य चल रहा है। एक प्रक्रिया होती है, चीज़ों को जब नई चीज़ें शुरू होती है तो उसको आगे बढ़ाना, उसके लिए एक कार्यकर्ताओं की श्रृंखला तैयार करना, ये प्रक्रिया हर कार्य के साथ हुई है। जितने भी सारे संघ प्रेरित विविध संगठन खड़े हुए, उन कार्यों के इस प्रारंभ में उस कार्य को एक संबल देना, उसके लिए कार्यकर्ता देना, उसको आगे बढ़ाना, ये प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो उसी प्रक्रिया से ये बात चल रही है धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको और होना है। और हम शताब्दी में हम अनुभव कर रहे हैं कि जब हम हज़ारों करोड़ों लोगों के पास गए तो सभी लोगों की तरफ से बहुत सारे नए नए कामों के सुझाव आ रहे हैं। तो धीरे धीरे ये बात होगी कि आने वाले समय में ऐसे सब लोगों को जोड़कर, और प्रारंभिक काल में निश्चित रूप से स्वयंसेवकों को उनके साथ खड़े होना पड़ेगा और उसी से वो कार्य शुरू होंगे। जैसे ही कार्य प्रारंभ होंगे तो धीरे धीरे वहाँ पर उनको संभालने की टोली बनती चली जाएगी। तो उसको एक प्रक्रिया के रूप में, सतत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में उसको देखना चाहिए और उस कार्य को हम क्या सहयोग कर सकते हैं, इस दिशा में सोचना चाहिए। जी, एक सवाल मैं माइक आएगा तो एक सवाल चाहूँगा। आपका व्याख्यान सुना, बहुत सुलझा हुआ व्याख्यान, और भी रात दिन यूनिवर्सिटी हैं कि जो युवा है वो गीता के साथ जुड़ चुका है और आगे जुड़ता जा रहा है और जोर से, लेकिन कहीं पर दिखाई पड़ता है कि वो अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा से उतना अभी नहीं जुड़ पाया है। तो ये चीज़ दिखाई पड़ती है एडमिशन्स के अंदर। जब वो संस्कृत या दर्शन शास्त्र में एडमिशन की बात आती है तो फिर वो उसकी रुचि उसमें नहीं है। इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? निश्चित रूप से आप जैसे प्राध्यापक अगर विषय को रुचिकर बना के स्वयं रुचि लेकर अगर समझाएंगे तो समझ सकते हैं बहुत सारे विषयों को। क्योंकि जब हम युवा पीढ़ी को कोई बात समझाते हैं, अगर उसको रचनात्मक तरीके से, एक सुंदर स्वरूप में, रोचक तरीके से बताते हैं तो मुझे लगता है बात समझ में आती है। अभी भी उसी रोचकता से जितनी भी चीज़ें प्रस्तुत हो रही है, वो इतिहास की हो, भारतीय ज्ञान की हो, उसको देखने समझने वाले बहुत सारे लोग हैं। आज योग को, मेडिटेशन को कितने सारे युवाओं ने अडॉप्ट किया है
और उनके लिए तो बहुत प्रिय विषय। आप पिछली अपनी पीढ़ी को याद करो, कहाँ आप योग कर रहे थे, लेकिन इस पीढ़ी ने तो योग अडॉप्ट किया है। कितने सारे लोग हैं योग कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम किस विषय को कैसा समझाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप शिक्षक गणों को इसकी विचार ज़्यादा करना चाहिए। आदरणीय भाई साहब नमस्कार। आपका व्याख्यान बड़ा ही उत्साहवर्धक भी था और इसमें जो विषय आपने बताए हम सबके समझने के लिए भी हैं। लेकिन आपने एक बात की सोशल मीडिया कंटेंट और सोशल मीडिया में आने वाले विषयों के बारे में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 15 वर्षों से हम एक राष्ट्रीय विचारधारा की सरकार को जो उससे प्रेरित है वो उस पर सरकार में है। उसके अलावा हमारे युवा भी अलग अलग स्तरों पे ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी के विषय में सबसे उत्कृष्ट हैं। उसके बावजूद हम इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे प्रश्न आ गया, वल्गैरिटी देख रहे हैं। ऐसा है कि देखिए, सिंपल सी बात है, आप ये चाहते हैं कि आप घर में बैठे और आपके सारे काम हो जाए। मुझे लगता है ऐसा नहीं होता है। जो भी चीज़ हम चाहते हैं उसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा। स्कूल में जाके सब लोग ये तो देखते हैं कि वहाँ अंग्रेजी कैसी पढ़ाई जा रही है, उससे हमारे बच्चे का करियर बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन ये बात भी पूछनी पड़ेगी ना, जाके आपके एमएलए एमपी को भी पूछना पड़ेगा कि भाई इसके लिए आप क्या करोगे। उस पर जब चुनाव होने लगेंगे तो अपने आप चीज़ें बदल जाएगी। तो मुझे लगता है कि जिस बात पर लोगों की इच्छा बन जाती है वो बात एक दिन में हो जाती है। तो अगर आप कुछ कर सकते हो तो इस दिशा में काम करो कि लोगों की इच्छा बन जाए और लोग अपनी बात व्यक्त करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये पार्टी क्या दूसरी पार्टी कोई भी सरकार उसको सुनेगी, उसमें क्या है। सबसे बड़ी बात है, हम लोग जब डेली देखते हैं ये जो पार्लियामेंट का जो सेशन होता है सर, ये पूरे वर्ल्ड में ये तमाशा हो रहा है सर। ये रोज़ ये मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं होता जहाँ ये तमाशा नहीं होता। पहले जो सिस्टम से अभी भी जो होते हैं मार्शल से उठा के क्यों नहीं मार्शल से वो अपोजिशन वालों को बाहर करें। एक बार शुरू कर दे तभी कुछ होगा। ये 2 बजे तक है, फिर 4 बजे तक है, फिर जी हो गया। ये तो कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। जी, आपकी भावना अच्छी है, आप इस भावना को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करते रहिए और मुझे लगता है कि तो उसका प्रभाव होगा। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग किस बात पे वोट देते हैं और नहीं देते हैं, इस पर लोक प्रतिनिधियों का व्यवहार होता है। अगर लोग इसके बावजूद भी वोट देते हैं तो फिर प्रतिनिधियों का व्यवहार चेंज नहीं होगा। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये कहा है कि लोकमत परिष्कार ही ऐसी सब चीज़ों का उत्तर है। और इसीलिए हम लोग तो इसी दिशा में लगे हुए हैं कि लोग ही अगर अच्छे हो जाए। तो कई बार क्या होता है कि हम पहले सोचते हैं कि सबसे पहले पार्टी सुधर जाए, सरकारें सुधर जाए, ये ऐसा नहीं होता है। वो राजनीति तो हर युग में चलती रहती है। भगवान राम जी को भी मतलब राजनीति हो गई, जंगल में जाना पड़ा, तो राजनीति चलती रहती है। समाज कैसा है उसके ऊपर बातें तय होती है। तो मुझे लगता है कि आज के समय में तो हर समय लोगों को वोट देने का अधिकार मिल रहा है। तो लोग किस बात पर वोट देंगे, जो कंडीशंस लोग रखेंगे उसके आधार पर व्यवहार होगा। तो यही बात है। तो अभी आपका परिष्कार उतना हुआ नहीं है, इसलिए आपको ये दृश्य देखने को मिलेगा। समाज सुधरेगा तो पॉलिटिक्स सुधरेगा। अदरवाइज आप जो अपेक्षा कर रहे हैं कि पहले पॉलिटिक्स सुधर जाए, समाज ऐसा ही रहे, तो नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने अपनी बात रख दी, बाकी आपके विचार हैं। धन्यवाद। एक बार सर के लिए जोरदार तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज के इस खास व्याख्यान में हमने जाना है कि युवा केवल भारत का भविष्य नहीं बल्कि भारत के वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति है। तो आप सभी इस प्रांगण में पधारे हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और कल भी आपको इसी समय पर सुदर्शन प्रांगण में आना है। मैं एक बार मंच पर आमंत्रित करूंगी धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी को। कल राधा मोहन अग्रवाल जी है जो भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी के महासचिव हैं। तो कल वैसे निमंत्रण जारी रहा है, लेकिन आप लोगों ने भी आना है और दूसरों को भी लेके आना है। परसों में एक थोड़ा बदलाव है। मनसुख भाई मांडविया जी जो केंद्र में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, और उनके पास युवा मामले और नशा विषय पर उनका व्याख्यान होगा।
उस विषय के लिए हमने नशा विषय पर काम करने वाले कुछ संगठनों को भी बुलाया है। आपके जानकारी में अगर ऐसे कोई हो या युवा संगठन हो तो उनको लाना है सुबह 10:30 बजे। तो परसों का कार्यक्रम शाम का नहीं सुबह का है। ये हो सकता है कि परसों शाम का भी हो तो ये आपको कल बताया जाएगा, लेकिन अभी 2 कार्यक्रम कल शाम 5 बजे और परसों सुबह 10:30 बजे। धन्यवाद।